जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है गणित का। यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जितने प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक गणित से, उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो हैं वो यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। और पिछली वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। यानी हमसे पूछा गया है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यानी पहले वाले 7 का और दूसरे वाले 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अगर पहले वाले 7 की बात की जाए तो इस 7 का स्थानीय मान क्या है, तो वो है 700, क्योंकि देखो इसके पीछे 2 डिजिट हैं। 7 के पीछे 1 और 5 है ना, तो यानी 2 डिजिट है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो इसलिए 700 इसका स्थानीय मान होगा। इसमें हमें माइनस करना है दूसरे 7 के स्थानीय मान को, यानी दूसरे 7 का स्थानीय मान क्या है। दूसरे 7 का जो स्थानीय मान क्या है, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट बीच में है, उसके बाद 7 है, तो 0.1 डिजिट बीच में है तो उसकी हम 0 लगा लेंगे और 7। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, यानी 700 को माइनस करना है 0.07 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 699.93 माइनस करके। देखो माइनस तो आप कर ही लोगे, तो यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आया। पहले 7 का जो स्थानीय मान था वो था 700 और दूसरे 7 का स्थानीय मान जो था वो 0.07 था। हमने दोनों 7 के स्थानीय मानों को माइनस किया और हमारा जो आंसर आया वो आया 699.93। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो है 7। यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का जो क्रम है वो उलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसी प्रश्न को समझाया था कि दो अंकों की संख्या के जो अंकों का योग है वो है 7। यानी मान लो कोई संख्या ले ली मैंने कि 16 ले ली है। अब 16 के अंक क्या है, 1 और 6, तो 1 + 6 करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और अगर संख्या में हम 27 जोड़ दे तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है। यानी अगर मैं 16 में, संख्या की बात की गई है, तो 16 में अगर मैं 27 जोड़ दूँ तो देखो आंसर तो कुछ और आएगा, बट जो प्रश्न है उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या रखा है कि अगर मैं इसमें 27 जोड़ दूं तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है, 16 का बन जाएगा 61। तो सेम यही प्रश्न है, ध्यान से समझो। पहले तो पहला कंडीशन, सबसे पहले तो पहली कंडीशन ध्यान से देखेंगे कि किस किस ऑप्शन में वो कंडीशन अप्लाई हो रही है। जैसे दो अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो है 7, तो 5 और 2 7 होता है, बिल्कुल सही है। 5 और 2 यहाँ भी 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और 4 7 होता है, यानी चारों ऑप्शन में पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देख लो कि यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम जो है वो उलट जाता है। तो 25 में 27 जोड़ के देख लो, 25 + 27 हो जाएगा। तो 27 जोड़ने के बाद क्या आएगा, 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यानी 52 बन रही है, यानी ऑप्शन तो हमारा यही सही है। देखो 25 का क्या बन रहा है, क्रम उलट रहा है, 27 जोड़ने के बाद 52 बन रहा है, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला ही हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में भी हम देखो जोड़ के देख लो, बट आएगा नहीं क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 27 जोड़ लिया हमने इसमें भी, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 और 2 हो जाएगा 7। देखो उलट तो नहीं रही है संख्या, तो इसलिए बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। तो बस पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी होता है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपको सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना आना चाहिए। क्योंकि देखो आप आगे जाके गणित भी पढ़ाओगे तो देखो आपको सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना आना चाहिए। एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमें परिधि दे रखी है और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी वृत्त के क्षेत्रफल का, तो वो होता है πr²। ठीक है, तो πr² के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूले में पाई का मान तो हमें पता होता है, बट आर का मान हर में अलग अलग होता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो हमें आर पता होना चाहिए, आर मतलब त्रिज्या। बट हमें क्वेश्चन में त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी है, हमें दे रखा है वृत्त की परिधि। तो परिधि हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर। देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 2πr यानी सॉल्व करके 2π, और आर को अगर सॉल्व करके 44 आ रहा है। ठीक है, आर को सॉल्व करके 44 आ रहा है। इस पूरे फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं
तो इसे अप्लाई करके आंसर आ रहा है 44। तो देखो टू का मान हमें देखो टू का मान तो टू ही रहता है, और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है, बट आर का मान हमें पता नहीं है, तो आर हम आर जो का तो लिख देंगे, और 44 इसका आंसर आ रहा है, यानी पूरा सॉल्व करके 44 आ रहा है। अब देखो जो ऊपर है, ऊपर गुणा में है 2 और 22 गुणा में है, तुम्हें पता है कि ये बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी ये बटे के नीचे आ जाएगा। अब देखो वहाँ भी तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 22 से यहीं काट दूं मैं, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, तो देखो यहाँ जो 7 है नीचे वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी आर का मान क्या निकल के आ रहा है, आर का मान निकल के आ रहा है 7। अब बस आर हमें पता चल गया, तो देखो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7 और गुणा आर, यानी 7 और गुणा 7, ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणा 7 यानी 2 बार आर, तो यानी 7 से 7 कटा तो 22 7 154 होता है। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आया। देखो हमें परिधि दे रखी थी, हमें निकालना था क्षेत्रफल, परिधि के फॉर्मूले से यानी परिधि से ही हमने क्या निकाली, त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या के बाद हमने क्या करा, त्रिज्या निकालने के बाद हमने उसे त्रिज्या को क्षेत्रफल के फॉर्मूले में अप्लाई करा, यानी उसमें रखा, तो बस हमें निकल गया क्षेत्रफल, बिल्कुल हमारा क्षेत्रफल आंसर निकल गया, बिल्कुल तीसरा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम 5 रूढ़ यानी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। देखो पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, सम संख्या पता होनी चाहिए, विषम संख्या पता होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, वास्तविक संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, ये सभी संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वह खुद या एक, जैसे एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, 5 किस किस से कट रहा है, 5 कट रहा है या तो 1 से या 5 से ही कटेगा, तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो एक अभाज्य संख्या होती है। अब प्रश्न आता है कि क्या एक एक अभाज्य संख्या है क्या। एक ना तो एक भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो इसके 2 गुणनखंड नहीं है, इसका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो है 1, और अभाज्य संख्या होने के लिए उसके 2 गुणनखंड होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बिल्कुल प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कहा है, तो सबसे छोटी है 2, फिर 3, फिर 5, 7 और 11। अब ये 5 अभाज्य संख्या है, देखो 3 और 2 5, तो इनका जोड़ कर लेंगे हम, योग कर लेंगे, योग ही तो पूछा है हमसे कि योग क्या है, तो इनका जब हम योग करेंगे तो आंसर आएगा 28। देखो जोड़ के देख लो, तो ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 7 विषम संख्या, इनका योग क्या है। तो बिल्कुल आसान है, बस आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चीज़ दे रखी है या कोई मेजरमेंट दे रखी है, उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ध्यान रखना है किलोमीटर पर हावर में हमें कोई चीज़ दे रखी है और उसे हमें रखना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, हम 5/18 से उसकी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से उस मेजरमेंट की गुणा कर देंगे। और अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, हमें बदलना किस में है, हमें बदलना है किलोमीटर पर हावर में बदलना है, नहीं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो हम 18/5 की गुणा करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ दे रखा है क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10 की हमें किस में गुणा करनी है भाई, मीटर प्रति सेकंड में हमें दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो हम 18/5 की गुणा करेंगे ना, तो 18/5 की गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी है, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी है। क्लियर है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2600 हो जाती है, यानी यहाँ 2600 क्या है, 2600 एक मिश्र धन है। फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखो ब्याज हमें पता नहीं है, हमें तो मिश्र धन दे रखा है। मान लो वह राशि क्या है, वह राशि x है, यानी मूलधन जो है वो हमारा x है। तो हम क्या करेंगे कि ब्याज हमें कैसे पता चलेगा, ब्याज हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस करके हमें ब्याज मिलता है। तो यानी मिश्र धन क्या है, 2600 माइनस x, यानी इसमें मूलधन माइनस कर देंगे तो ये हमारा ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, x ही है, x गुणा दर यानी 5% और गुणा समय 6 वर्ष और बटे 100। तो बस हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में ही आपको पक्का होना है। देखो यहाँ 100 भाग में दे रखा है, उधर जाके किस में हो जाएगा, उधर जाके वह गुणा में हो जाएगा। तो जब इस पूरे में 100 की गुणा होगी तो गुणा करके आंसर क्या आएगा, देखो 2600 में 2 जीरो तो और ऐड हो जाएगी, 2600 और 2 जीरो और ऐड हो गई, और माइनस 100 x हो जाएगा। और यहाँ इधर क्या हो जाएगा, इधर
5 अंक 30x हो जाएगा, यानी 30x हो जाएगा। अब देखो 100 यहाँ माइनस का है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 130। तो बस मैं सीधा से कर दूँ कि यहाँ 130 हो जाएगा। चलो इसे लिख ही लेता हूँ, 2600 और यहाँ 2 जीरो और बराबर 130x। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये जीरो है, ठीक है। तो x का मान क्या निकल के जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 26, 1 2 3 4 जीरो और बटे में 130। एक जीरो से एक जीरो गई, 13 दूनी 26 होता है, तो 3 जीरो ऊपर हो जाएगी, यानी देखो 2000 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी मूलधन हमारा क्या निकला, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 2000 निकली है। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आया। देखो ये कैलकुलेशन जो है ना इतनी वाली, ये तो सबको आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। बस समझने वाली चीज़ क्या थी, समझने वाली चीज़ ये थी, ठीक है। समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी थी। क्लियर है, समझ में आया। दोबारा देख लेना, अगर डाउट है तो पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 525 है। यदि उसमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये तो 9th और 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है 35 और एलसीएम दे रखा है 225, और एक संख्या में दे रखी है। भाई 9th-10th का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या यानी 175 गुणा दूसरी संख्या में नहीं पता, और बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, यानी 35 और गुणा 525। अब देखो इधर यहाँ ये गुणा में है, क्वेश्चन मार्क अकेला छोड़ दो, तो क्वेश्चन मार्क अकेला छोड़ दिया मैंने। तो 35 गुणा 525 और बटे में हो जाएगा 175। अब 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 7 तिया 21, 3 पे कटा तो 35 तिया 105। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल सही है। देखो राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आपका क्वेश्चन समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। इससे आप इनमें से किसी भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई 3 चीज़ दे रखी हो, ठीक है, या तो एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है तो एलसीएम आप आराम से निकाल लोगे। अगर आपको एलसीएम दे रखा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, एचसीएफ निकालना है तो आप इसमें एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी निकालने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान क्या है, ठीक है। दी गई आकृति में हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, एक तो इस वाले एक्स का और इस वाले वाई का। अब इसके लिए आपको कुछ रूल जो हैं या नियम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी एक्स बना हुआ मिल जाए, ठीक है, एक्स बना हुआ मिल जाए तो ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो देखो यहाँ एक्स बन रहा है, यहाँ एक्स बन रहा है, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। एक बार और कर देता हूँ कि ये कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा 80। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री और 50 डिग्री, 80 डिग्री और 50 डिग्री, और तीसरा कोण कितना हो जाएगा भाई, 8 और 5 13 हो गया। तो बस 50 चाहिए, यानी 50 चाहिए 180 में। 180 में हमें क्या करना है कि 80 और 50 माइनस कर देने हैं, तो यानी 130 माइनस कर दिया तो 50 आएगा, ठीक है। तो यानी 50 डिग्री है। हमें क्या पूछा था, एक्स और वाई का मान क्या है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 50 है, और वाई का मान क्या है, वाई का मान 80 है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन है हमारा पहला बिल्कुल सही। क्लियर है, तो कुछ रूल आपको पता होने चाहिए, यानी ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 और 10 है, और इसमें 1200 घन मीटर जो है वो पानी है। तो झील की गहराई हमें ज्ञात करनी है। देखो लंबाई चौड़ाई और गहराई ये किस में होती है, ये होती है घन या घनाभ में। और वो किस आकार का होता है, देखो घन और घनाभ ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और गहराई होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें गहराई निकालनी है, ठीक है। हमें बता रखा है इसमें इतने लीटर पानी है, यानी पानी अगर किसी आकृति के अंदर उसमें भरी जाने वाली वस्तु की बात की जाए तो वह उसका आयतन कहलाएगी। यानी आयतन हमें दे रखा है 1200 घन मीटर, यानी इसके अंदर 1200 घन मीटर पानी जो है वो भरा हुआ है। अब घन का आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या गहराई। इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1200। क्लियर है। तो लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 40, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 10, गहराई हमें पता नहीं है, और बस 1200 रख लेंगे यहाँ। एच हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1200 बटे
40 गुणा 10। देखो इसे भी उधर के उधर ही हम काट सकते थे, यहाँ से यहीं, ठीक है, इधर से इधर, यहीं से यहीं काट सकते थे हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चलो यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं, अब लिया है तो लिया है। 4 तिया 12, 30 आ गया, और 10 तिया 30, तो यानी एच हमारा क्या निकला है, एच हमारा निकला है 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन का 20% अधिक है, और बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, तो तीनों का कुल वेतन कितना है, 74,700 है। तो सी का वेतन हमें निकालना है। देखो इस ये थोड़ा रेशियो वाला क्वेश्चन है, ए है, बी है और सी है। किसका मान हम अपनी तरफ से रखें कि हमें बाकी दोनों के मान निकल जाएं। तो इसमें जिसका मान नहीं दे रखा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रखी है, जिसके वेतन के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हुई है, उसके ही वेतन को हम अपनी तरफ से रख लेंगे। ए का वेतन बी के वेतन का 20% अधिक है, यानी ए का वेतन के बारे में हमें, ए के वेतन के बारे में हमें बता रखा है। बी का वेतन सी के वेतन का 30% यानी बी के वेतन का बता रखा है, बट सी के वेतन का कुछ नहीं बता रखा। सी का वेतन हमने मान लिया कि 100 है, तो बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। देखो बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, यानी बी का वेतन जो होगा क्या हो जाएगा, 30%। 100 का 30% क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। और जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का 20% अधिक है, यानी ए का वेतन जो होगा वो बी के वेतन का 20% अधिक, यानी हमें क्या करना है कि 30 में 20% यानी 120/100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12×2 = 36, यानी 36 जो है वो ए का वेतन है। अब ये रेशियो के फॉर्म में बना लो। देखो इसे सिंपल फॉर्म में लिख लो, तीनों को एक डिजिट से काट लो। किससे कट रहा है, यो 50 पे कटेगा, यो 15 पे कटेगा ये, और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18। अब देखो ऐसी कोई डिजिट जो तीनों को काट रही हो नहीं काट सकती, तो बस हम क्या करेंगे, यही हमारा रेशियो है। तो देखो रेशियो को हम क्या मान लेते हैं, रेशियो को हम एक्स के रूप में लिखते हैं। तो 15x है, 18x है और 50x है। और प्रश्न में कहा गया है कि तीनों का जो कुल वेतन है वो 74,700 प्रति माह है, यानी तीनों के वेतन को अगर हम प्लस करेंगे तो 74,700 आएगा, ठीक है। तो यानी 18, 15 और 50 तीनों को प्लस कर लो, तो इन तीनों को प्लस करके जो आएगा वो आएगा 83, यानी 83x बराबर आ रहा है 74,700, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 74,700 बटे x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 83 नीचे लिख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ ये गुणा में है, ठीक है। 83 से कटेगा, कितने पे कटेगा, देखो ये कटेगा 99 पे, और 2 जीरो आ जाएगी, यानी 900 आएगा। यानी x की वैल्यू क्या निकली है, 900 निकली है। हमें निकालना था सी का वेतन, तो सी का वेतन कितना है, 50x मान रखा है हमने, ठीक है। तो इसमें 50x की गुणा कर देंगे, तो देखो 0 0 0 45, 3 0 45 के साथ आएगी, ठीक है। इसमें इसकी गुणा कर देंगे, इसमें इसकी गुणा कर देंगे, यानी सी के जो रेशियो है उसमें x की वैल्यू रख देंगे। समझ लो कि 50x लिखा है तो 50 गुणा 900 हो जाएगा, तो यानी 50 की 900 में गुणा करके आएगा 45,000। तो सी का वेतन कितना है, 45,000 है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, समझ में आया। देखो रेशियो हमने निकाला, उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकाली, यानी रेशियो का मान निकाला कि तीनों को जोड़कर 74,700 आ रहा है। फिर हमने क्या करा भाई, एक्स की वैल्यू निकाल दी, उस एक्स की वैल्यू को हमने रेशियो में रखा सी के, तो बस हमें निकल के आया 45,000। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको बीजगणितीय रूल जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 5.47, और यहाँ भी 5.57, यानी मल्टीप्लाई में बीच का साइन है, तो यानी 5.47 को हम 2 बार क्यों ना लिख लें, इसको स्क्वायर, माइनस ऐसे ही 4.53 भी 2 बार लिखा है मल्टीप्लाई में, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा क्या, 0.94 हो जाएगा। और यहाँ माइनस में देखो, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट चुका है। 725 को डिवाइड कर देंगे, देखो ये कट रहा है इसलिए कट देंगे, क्योंकि ये दोनों पे कट जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा। अब आपको देखो पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यानी 5.47 प्लस 4.53, और ब्रैकेट में फिर दोबारा ए प्लस बी हमने कर लिया, अब ए माइनस बी कर लो, तो 5.47 और माइनस 4.53, ठीक है। और इस पूरे के बटे में क्या आ रहा है, 0.94 आ रहा है, और यहाँ माइनस में 2 भी चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए इसे थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया। अब देखो इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, 0.94 आ रहा है, और बटे में क्या चल रहा है, 0.94 ही चल रहा है। बस इससे ये पूरा कट जाएगा 0.94,
ठीक है, बचेगा क्या, 10 बचेगा, बट यहाँ माइनस में 2 भी तो चल रहा है। ठीक है, तो माइनस में 2 भी तो है, तो 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि आपको बीजगणितीय रूल आपको आने चाहिए, उससे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि देखो आप फिर इसमें क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस पूरे में आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको माइनस करोगे, माइनस करने के बाद फिर इसे कट्टा पीटी करोगे, और फिर यहाँ भी मतलब कितना लंबा प्रोसेस है, और रूल से कितनी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो रूल जो है आपको पता होने चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 65 और 117 का एचसीएफ इसके रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। भाई 65 और 117 का एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 13। अब 13 को कहा गया है कि इस रूप में लिख लो कि 65 m माइनस 117 के रूप में हमने इसे लिख लिया। हमें m का मान निकालना है, तो हम m का मान कैसे निकालेंगे, 65 बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा। अब 65 m है यहाँ, ठीक है, और m अकेला छोड़ दो, m बराबर हो जाएगा, यहाँ जब हम प्लस करेंगे इन्हें तो आंसर आएगा 130 बटे, और 65 यहाँ गुणा में है और इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 65 दूनी 130 होता है, तो m का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। डाउट है कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है, समझना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए आपके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, या केवल एक परिमेय संख्या है और कोई परिमेय संख्या नहीं होती। देखो मान लो कोई संख्या है 1/2 और 5/6 दूसरी संख्या है, इनके बीच में जो है ना अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये ऑप्शन तो कट ही गया। केवल एक परिमेय संख्या होती है, ये भी ऑप्शन कटेगा क्योंकि बहुत सारी होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है यानी बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही है। केवल एक परिमेय संख्या होती है और कोई परिमेय संख्या नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन पूरा कट गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी पूरा कट चुका है, तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं अब तक यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।